और स्वभाव से सेपरेशन उनका एक स्वभाव है। तो ये बात उठती रही, ये कोई नई बात नहीं है और हर समय उनकी उठती रही। हुआ ये कि 1905 का जो मूवमेंट भारत में हुआ, वहाँ से इसकी नींव रखनी शुरू करी, क्योंकि बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा। बंगाल विभाजन को वापस लेने के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जब तक आमने सामने खड़े नहीं होंगे, यहाँ पर हमारा शासन कंटिन्यू नहीं चल सकता। इसलिए 1906 में आगा खां को बुलाया उन्होंने ढाका से। ये जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये आज का पाकिस्तान नहीं है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी आज का बांग्लादेश। इधर तो सब हिंदू थे। तो वहाँ से आगा खां को बुलाया और आगा खां को बुलाकर मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। लॉर्ड मॉर्ले ने स्टेटमेंट भी दिया। उसने कहा कि आज मैं जो बो रहा हूँ उसको आने वाला भारत काटेगा। और मुसलमान मुस्लिम लीग लेकर अलग चल दिए। इन्हीं बेसेंट को समझ में आ गया। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कोशिश ही हुई कि लीग और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। लीग कांग्रेस एक साथ बिठाने की कोशिश की। उन्होंने एक शर्त रख दी और वो शर्त ये थी कि हम आपके साथ रहेंगे अगर खलीफा का खिलाफत आंदोलन छेड़ दो। मुसलमान तब साथ रहेगा कांग्रेस के मूवमेंट में जब खिलाफत आंदोलन हम छेड़ देंगे, नहीं तो मुसलमान को भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो शासन कर रहा वो भी किताबिया है। तो हिंदू से तो किताबिया ज्यादा अच्छा है। इसलिए कुछ कुछ तो निकल कर आते रहे जिनको लगता रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलमान ने फ्रीडम मूवमेंट में सीधा भाग लिया हो। और हमने खिलाफत छेड़ दिया। खिलाफत चल रहा था, मुसलमान हमारे साथ था। 1925 में भारत में कोडिफिकेशन तो होना शुरू ही हो गया था उस समय। तो 1925 में हमने दो कानून बनाए। एक तो इंडियन मैरिज एक्ट, क्या हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं, इंडियन मैरिज एक्ट। दूसरा इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट। ये दोनों, या इंडियन सक्सेशन एक्ट उसको कह लीजिए, ये दोनों 1925 में हो गए। यानी कि भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड से बन गया। भारत में एक यूनिक कानून 1925 में था और वो ये था कि भारत में सबके ऊपर मैरिज और सक्सेशन को लेकर एक ही कानून है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अब अगर 1925 में ये कानून बन गए थे, आज भी जिंदा है वो, ऐसा नहीं है वो कानून मर गए हो, आज भी वो जिंदा है। आज वो तब लगते हैं जब एक हिंदू और मुसलमान शादी करता है, तब लगता है वो। आज वो तब लगते हैं जब एक हिंदू और मुसलमान के बच्चे सक्सेशन करते हैं, तब लगता है वो। तो वो कानून 1925 वाला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो 1925 का कानून आज भी जीवित है। लेकिन इधर बड़ी तेजी से मुस्लिम लीग ने अपना एक्सपेंशन किया, यहां तक कि जिना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग में जिना कभी नहीं थे, मुस्लिम लीग का जिना सदैव विरोध करते थे। लेकिन जो पॉलिसीज जिस तरह से चली, खास तौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आने को थी, तब बड़ी तेजी से भारत में गतिविधि चली और मुस्लिम लीग की तरफ जिन्ना आकर्षित हुए। नहीं तो जिन्ना जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ हुआ करते थे। जो स्वराज पार्टी बनी थी 1924 में, उस स्वराज पार्टी में जिन्ना हुआ करते थे, उससे चुनाव लड़े थे। बाद में वो मुस्लिम लीग में अपने चले गए और मुस्लिम लीग में उन्होंने अपना फार्मूला छेड़ना शुरू कर दिया। अब मुसलमानों को ताकत कैसे दी जाए, 1906 में पहली ताकत दी थी मुस्लिम लीग बनाकर, दूसरी ताकत कैसे दी जाए ये अंग्रेज ने सोचा। तो 1937 में उसने पहला विभाजनकारी कानून बनाया और 1937 में शरीयत एक्ट भारत में लागू हो गया। 1937 का उसको कहते हैं शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। और मजे की बात यह है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में कानून कितने हैं, 4-5 धाराएं हैं। और उस धारा में कहता क्या है, वो सिर्फ इतना कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर शरीयत लागू होगी, बस। कितनी लागू होगी, कैसे लागू होगी, विवाह कैसे होंगे, सक्सेशन का कुछ नहीं बोलता, कहता शरीयत लागू होगी।
अब शरीयत लागू होगी, मतलब जो इंडियन मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इन दो कानूनों से हटकर अब हम ये जनरल वे में नहीं चलेंगे। मुसलमान जनरल वे में नहीं चलेगा। मुसलमान शरीयत से अगर लागू होगा तो मुसलमान का सेपरेशन आसानी से हो सकता है। और वो लालायत है इस बात के लिए, क्योंकि वो जब 1919 का जो खिलाफत मूवमेंट हमने शुरू किया, उसी में कह रहा खिलाफत हम तभी करेंगे, हम तभी स्वतंत्रता में भाग लेंगे जब खिलाफत में मेरा साथ दोगे। तो गांधी जी उसको लेकर चल दिए थे खिलाफत। ठीक, इसलिए 1937 में शरीयत एक्ट लागू हुआ। वहां से मुसलमानों को लगने लगा कि अब हम अलग हो गए हैं, हमारा कुछ सेपरेट फॉर्मूला है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला था। तो जो बड़ी रहस्यमय बात है वो ये है कि 1941 में कमीशन बनाया उस समय गवर्नर जनरल ने, बी.एन. राव कमीशन। बी.एन. राव का नाम हमने सबने खूब सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शिल्पी वही कहे जाते हैं। बी.एन. राव कमीशन बना और बी.एन. राव कमीशन को यह कहा गया कि कैसे हिंदुओं के लिए अलग से कानून बना सकते हो। हिंदुओं के लिए कानून बनाने के लिए पहले हिंदू मैरिज एक्ट पर उन्होंने काम कर लिया, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट पर काम हुआ, फिर उनको कहा गया एडॉप्शन मेंटेनेंस पर काम कर लो, फिर उनको कहा गया माइनॉरिटी गार्जियनशिप पर काम कर लो। अब हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए तो कानून बनाने के लिए बी.एन. राव कमीशन बना, लेकिन मुसलमानों के लिए शरीयत सीधा लगा। अब मुसलमानों के लिए भी सक्सेशन, मुस्लिम सक्सेशन पास कर लेते, लेकिन उनको कोडिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि एज ए होल मुसलमान को फील हो और मुल्ला मौलवी सामने आ जाए, क्योंकि काजी मुल्ला मौलवी सामने आ जाएगा तुरंत, जैसे आप शरीयत कह दोगे तो सब डोमेन उनके हाथ में चला जाएगा। और अब क्या है, मुसलमानों को साथ रखने के लिए केवल उनको मुल्ला मौलवी साथ रखने, बाकी मुसलमान साथ नहीं रखना। मुल्ला मौलवी अगर साथ आ गए अंग्रेजों के तो आप समझ लीजिए कि मुसलमान अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया। और अगर कोडिफाइड कर दोगे तो पूरे मुसलमानों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको कोडिफाइड नहीं किया, लेकिन हमको कोडिफाइड किया 41 में। 44 होते होते विश्व के बड़े इंपीरियलिज्म के कंट्रियों ने यह तय कर लिया था कि पूरे विश्व को स्वतंत्र करना है। ये तय हो गया और स्वतंत्रता सबको मिलनी थी, क्योंकि यूएनओ अगर एग्जिस्टेंस में आएगा तो यूएनओ की कंडीशन ये है कि ऑल कंट्रीज विल बी द सॉवरेन कंट्री। और जब सॉवरेन कंट्री होंगे तो इंपीरियलिज्म खत्म नहीं करोगे तो सॉवरेन कैसे होंगे, तो यूएनओ एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। तो यूएनओ में ये शर्त रखी गई कि सब जो है वो सॉवरेन कंट्री होंगे। इधर मुसलमानों को ये बात, अंग्रेज ही उनका शिल्पीकार है कि उनको मालूम है कि मुसलमान को अलग से पावर देनी है और हिंदू मुसलमान अलग करना। तो हो सकता है कि इस कानून के बावजूद, इस कानून मतलब जो यूएनओ पास कर रहा, उसके बावजूद हम यहाँ पैरामाउंट पावर की तरह बैठे रहें। स्वतंत्र तो करना पड़ेगा, लेकिन पैरामाउंट पावर हम बन सकते हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि यूएनओ ने जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको सक्सीड किया था। ये थोड़ी गहरी बात है। ट्रस्टीशिप काउंसिल होती जिस कंट्री में सिविल वॉर चल रहा होता है, उस कंट्री में ट्रस्टीशिप काउंसिल उस पर कब्जा कर लेती है यूएनओ की तरफ से। और लीग ऑफ नेशन जो पहले बना हुआ था उसमें भी 1919 में ट्रस्टीशिप काउंसिल रखी गई थी। उसी ट्रस्टीशिप काउंसिल को आपको याद होगा कि अफ्रीका में वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, जिसको आप आज नाइजीरिया कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका के कब्जे में था, बहुत लंबे समय तक रहा, 1950, 52, 56 तक रहा। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उनकी थी और इनको भी ट्रस्टीशिप काउंसिल बनानी थी, इन्होंने बना ली थी। इसलिए अंग्रेज को मालूम था जब तक सिविल वॉर भारत में नहीं होगा सही से, तब तक हम यहाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल के रूप में ही बैठ सकते हैं, तो हम बैठ सकते हैं। इसलिए 41 में दोनों का युद्ध लड़वाना जरूरी। तो युद्ध कैसे लड़वाया जाए? दो ही फैक्टर है भारत में, हिंदू और मुसलमान। मुसलमानों को शरीयत मिल चुकी है, 41 में उन्होंने हिंदुओं के लिए भी ये कोड बिल ले आओ, तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी हो जाएंगे और ये लड़ते ही रहेंगे जीवन भर। आजादी आपको 47 में मिली, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका दिसंबर 46 में करना शुरू हो गया। तो उससे पहले चुनाव हुए, उससे पहले चुना गया, लोग कलेक्ट किए गए, सेलेक्ट किए, जो भी हुआ, लेकिन एक प्रक्रिया चली होगी ना पूरे देश से नाम नॉमिनेट करने की भी। तो 46 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। इसी समय बी.एन. राव उधर चले गए और बी.एन. राव ने वो हिंदू कोड बिल प्रपोज कर दिया। अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर आ चुके थे
और डॉक्टर अंबेडकर के आने के बाद, डॉक्टर अंबेडकर आए हैं संविधान में सही एक्टिव रोल में अक्टूबर 1947 में। 29 अक्टूबर की बात है, 29 अक्टूबर 1947 में आए हैं। उससे पहले बी एन राव ही देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। बी एन राव ने पहला ड्राफ्ट बी एन राव ने बनाया था और वही ड्राफ्ट बनाकर रखा था। तो ये महसूस हुआ पार्लियामेंट को कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए जो कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग करेगी। ऐसे तो तमाम तरह की कमेटियां हैं जो सुझाव देती हैं, दे देती हैं, हम लेते हैं और ये बी एन राव बैठे हैं, ये उनको मिला मिलू कर बता देते हैं। तो हमको एक प्रॉपर कमेटी चाहिए। संविधान लगभग सबके प्रपोजल्स आ चुके थे, तो प्रॉपर कमेटी के लिए तय हो गया 29 अक्टूबर को कि भाई हम एक संविधान को वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे। 7 लोगों के नाम चयन हो गए। 7 लोगों ने अपनी 29 को ही शाम को बैठक कर ली और उन 7 ने मिलकर बी आर अम्बेडकर को अपना चेयरमैन चुन लिया।